आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम VVSA एक्ट लोकसभा से पारित किया गया है, उसमें आखिर ऐसे कौन कौन से बदलाव किए गए हैं जो भविष्य में UGC, AICTE और NCTE जैसे संस्थानों को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और इनके स्थान पर एक संस्थान जो सबसे शीर्ष का संस्थान होगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, वो इनकी जगह ले लेगा। और ये सब किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो अभी हालांकि ये बिल जो है केवल लोकसभा से पारित हुआ है, राज्यसभा से इसका पास होना बाकी है, तो अभी ये अधिनियम नहीं बना है, लेकिन अभी ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास में गया है। और चूंकि इसका विरोध भी कई जगहों पर हो रहा है, क्योंकि आप देखिए 2018 में इसी तरीके का एक हायर एजुकेशन कमीशन का जो प्रस्ताव है वो लेकर के आई थी सरकार, लेकिन छात्रों और शिक्षकों के विरोध के चलते जो है उसको वापस लेना पड़ा था। ये जो बिल है वो इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस बिल में जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान संस्थान की जो परिषदें बननी है, 3 परिषदों का उसमें प्रस्ताव है, तो उसमें शिक्षकों का एक तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। दूसरा ये है कि आप सभी को पता है कि 1976 में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। शिक्षा जो है उस पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकता है और राज्य सरकार भी नियम बना सकता है, और इसीलिए आप देखोगे तो केंद्र के लिए जो नियम है, केंद्र के जो नियम है उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, वो अलग नियम है और राज्य सरकार भी अपने नियम बनाती है। केंद्र सरकार का अब इस बिल के बाद आने के बाद से अधिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ अधिक होगा, जिससे केंद्र राज्य संबंध आपके क्या होंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। आपको पता है कि यूजीसी जो है वो 28 दिसंबर 1953 को बना था, तो यूजीसी भी अब समाप्त हो जाएगा। यूजीसी क्या करता है, ग्रांट देने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एक्रेडिशन प्रदान करने के लिए जो एक संस्था है नैक, तो उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। राज्य के जो कई सारे अधिनियम हैं, जैसे मध्य प्रदेश राज्य का विश्वविद्यालय अधिनियम है 1973, और निजी विश्वविद्यालय अधिनियम भी है, तो उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और जो तकनीकी संस्थानों के लिए जो AICTE आपकी बनी है, या जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCTE बनी है, तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव होंगे। और इसीलिए जो है अब ये तीनों संस्थाएं अस्तित्व में नहीं रहेंगी यदि ये बिल जो है अधिनियम का रूप ले लेता है तो। और अभी आपको पता है कि IIT और IIM जो है वो अलग से ही स्वायत्त निकाय रहते हैं और ये एक्ट के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जो अधिनियम है, इसमें IIT और IIM को भी इसके दायरे में रखा गया है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें कौन सा बिल है, कैसा बिल है और इसका नाम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इनको एक बार अच्छे से अपन समझ लेते हैं। तो विधेयक का नाम क्या है? विधेयक का नाम याद रखिएगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम। ये बिल नंबर 194 है और 2025 का 194वां बिल क्रमांक है। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण अनुसंधान, नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करना, मानकों का निर्धारण करना और इंस्पेक्टर राज को खत्म कर हल्के लेकिन प्रभावी विनियमन को लागू करना। तो अभी आप देखते हो ना कि जो संस्थात्मक गुणवत्ता है वो वहाँ पर उपस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर या किताबों की संख्या या शिक्षकों की संख्या, उसके बेसिस पर उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन अब इसके मूल्यांकन का आधार वहाँ के छात्र छात्राओं की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर किया जाएगा। तो ये शिक्षा में नवाचार लेकर के आ रहा है। और साथ ही साथ इसमें निरीक्षण के लिए जो टीम आती थी, अब उसके स्थान पर क्या होगा कि आपको अपनी संस्था से संबंधित जो सभी आपकी उपलब्धियां हैं, इनको आपको जो है ऑनलाइन अपलोड कराना पड़ेगा और उसी के थ्रू जो है आपको ग्रांट भी मिलेगा और आपको आपकी संस्था को जो है वो एक्रेडिशन भी मिलेगा। तो ये जो नियम है इनको हल्का किया गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट नियम भी हैं। वो कैसे होंगे आप देख लीजिए इसको। इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे। यूजीसी एक्ट 1956 का है, हमने आपको बताया भी था कि यूजीसी का गठन भले 28 दिसंबर 1953 को हुआ हो, लेकिन जो एक्ट आया था आपका वो आपका आया था 1956 में, यूजीसी एक्ट। ये संस्थाओं को ग्रांट देने का काम करता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ये 1987 में बना था, और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ये आपका जो है 1993 का एक्ट है। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अब इसका मुख्य निकाय क्या होगा, तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान ही सर्वोच्च निकाय होगा। इसको हम अम्ब्रेला बॉडी कहेंगे, है ना, जो कि रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। तो एक छाते के नीचे ही आपके सारे इंस्टीट्यूट आएंगे और स्वाभाविक तौर पर इसमें केंद्र की भूमिका अहम होगी और केंद्र राज्य संबंध जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, और इसी के चलते इसका विरोध भी किया जा रहा है। 3 स्वतंत्र वर्टिकल्स आपके होंगे, 3 संस्थाएं इसके अंतर्गत बनेंगी, 3 स्वायत्त परिषदें बनेंगी, जिसमें कि पहली परिषद होगी विनियमन परिषद।
रेगुलेटरी काउंसिल, ये सामान्य विनियमन के लिए होगी। और दूसरी होगी गुणवत्ता परिषद, एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये एक्रेडिटेशन के मान्यता देने के लिए, और मानक परिषद जो कि शैक्षणिक मानक तय करने के लिए आपकी बनेगी। तो ये 3 जो स्वायत्त परिषदें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। इसमें पहली परिषद देखते हैं आपका विनियमन परिषद या रेगुलेटरी काउंसिल। इसका नाम विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद होगा, और यह उच्च शिक्षा का सामान्य नियामक होगा, है ना। उच्च शिक्षा के जो वित्तीय मामले हैं, अच्छा प्रशासन, ऑनलाइन ऑफलाइन स्वतः प्रकटीकरण, सेल्फ डिस्क्लोजर, इसकी निगरानी रखने का जो काम है वो कौन करेगी? आपकी विनियमन परिषद करेगी। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर आपकी आती है एक्रेडिटेशन काउंसिल गुणवत्ता परिषद, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद इसका नाम होगा, और यह मान्यता के लिए इकोसिस्टम की निगरानी करेगा और परिणाम आधारित ढांचे का विकास करेगा। तो अभी जो सिस्टम चलता था वो इनपुट बेस्ड चलता था, लेकिन अब जो सिस्टम चलेगा वो कैसा चलेगा? आउटकम बेस्ड चलेगा। तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं, है ना। मानक स्टैंडर्ड्स आप देखिए, स्टैंडर्ड काउंसिल, विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, इसका कार्य क्या होगा? यह शैक्षणिक मानक, सीखने के परिणाम, आउटकम्स और डिग्री डिप्लोमा का नामकरण तय करेगा। तो मानक परिषद भी एक महत्वपूर्ण इसकी विंग्स हो जाएगी। फिर इसके बाद में अध्यक्ष की नियुक्ति आप देखिए, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मानद क्षमता में की जाएगी, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। कार्यकाल आप देखिए, इसका जो अध्यक्ष होगा बीबीएसए का, ये 3 वर्ष, इसको 5 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है, और परिषदों के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे या तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक उनका टेन्योर रहेगा। विश्वविद्यालयों पर यह लागू होगा, जैसा कि आपको पता है कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर, राज्य की यूनिवर्सिटीज़ पर और डीम्ड यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व के जो भी संस्थान हैं, आईआईटी, एनआईटीज़ और आईआईएम, इन पर भी लागू होगा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण आपका बदलाव है। अपवाद आप देख लीजिए, एक्सेप्शन, इसमें जो एनएमसी है उसके कानून और बीसीआई, फार्मेसी, पीसीआई आदि जैसे पेशेवर कार्यक्रमों पर सीधे लागू नहीं होगा, उनके अपने नियामक बने रहेंगे, लेकिन उनके साथ भी समन्वय किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। दंड और जुर्माना, और एक रीज़न ये भी है जिसके चलते इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के निजी संस्थान हैं, उन संस्थानों में यदि आप देखो तो यदि उनके द्वारा कोई गलती करी जाती है तो ऐसी स्थिति में बीबीएसए उन पर क्या कर सकता है? दंड लगा सकता है या जुर्माना लगा सकता है, और वो जुर्माना 10 लाख से कितना होगा? 2 करोड़ रुपए के बीच में होगा। तो इससे उनके जो अस्तित्व है उस पर भी संकट उत्पन्न होगा, है ना। तो ये चीज़ भी इसमें नेगेटिव है, जो कि जिसका विरोध किया जा रहा है कि नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, यदि पहली गलती होती है तो कम से कम 10 लाख, दूसरी गलती कम से कम 30 लाख, और निरंतर यदि उल्लंघन किया जा रहा है संस्था के द्वारा तो 75 लाख और संस्थान बंद करने की सिफारिश, और बिना मंजूरी यदि यूनिवर्सिटी आप चला रहे हो तो 2 करोड़ का जुर्माना और तत्काल बंदी भी हो सकती है। छात्र हित, स्टूडेंट इंटरेस्ट को इसमें ध्यान दिया गया है। विनियमन परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी दंड का प्रभाव छात्रों के हित पर न पड़े और उनके लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र बन सके। फंडिंग की बात, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूजीसी जो है फंडिंग का काम करता था, लेकिन इसमें जो बदलाव हुआ है, अब जो है केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान जैसे आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को अनुदान देने का कार्य इस आयोग से भले अलग रखा गया हो, लेकिन बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो ग्रांट देने का जो काम है वो अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। यूजीसी की तरह यह फंडिंग एजेंसी आपकी नहीं होगी। इसके अलावा आप देखिए, यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है। मैंने आपको बताया कि एक अम्ब्रेला सिस्टम है जिसके अंतर्गत यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी भी आ गया। इंस्पेक्टर राज का अंत, निरीक्षण, इंस्पेक्शन के बजाय पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर पर जोर दिया जाएगा। संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस की सही जानकारी देनी पड़ेगी, और उसी के बेसिस पर, दैट मीन्स आप अपनी संस्था की जो गुणवत्ताएं हैं आप उनको पब्लिक के सामने क्या करते हो? डिस्क्लोज करते हो, और उसी बेसिस पर आपका जो है आपको ग्रांट प्रदान किया जाएगा और आपको मान्यता प्रदान की जाएगी। स्वायत्ता की यदि हम बात करें, कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से स्वायत्ता दी जाएगी ताकि वे अंततः डिग्री देने वाले कॉलेज बन सकें। तो जैसे आपने देखा ना कि कई सारे कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ से हट करके अब उन कॉलेजेस को, निजी कॉलेजेस को स्वायत्तता मिलेगी, और इसके चलते वे डिग्री देने वाले कॉलेज बन सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। विदेशी विश्वविद्यालय विनियमन परिषद केंद्र सरकार की मंजूरी से चुनिंदा विदेशी विश्वविद्यालयों को काम करने में, भारत में काम करने के लिए मानक तय कर सकेगी। कर्मचारी समायोजन, यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को नए आयोग या परिषदों में समायोजित किया जाएगा। यह विधेयक नई शिक्षा नीति के विजन को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसके बाद में आप देखिए जो पुराने नियम क्या थे और इसमें क्या क्या बदलाव किया गया। मैंने आपको बताया कि ये जो बदलाव किए गए हैं वो एनईपी 2020 को लागू करने के लिए किए गए हैं, ताकि ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके। और इसमें क्या बदलाव किए गए, अभी वर्तमान व्यवस्था देखिए आप क्या है। रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर है इसमें कई सारी बॉडीज़ हैं, मल्टीपल बॉडीज़ हैं, यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी। एक टीचर्स को ट्रेनिंग प्रदान करती है, एक जो है तकनीकी शिक्षण संस्थानों को
रेगुलेट करती है, एक यूजीसी जो है वो ग्रांट देने का काम करता है। तो इससे क्या है कि इनके अधिकार क्षेत्रों में ओवर रेगुलेशन आपका होता है और इससे भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। अब यह जो निकाय बनेगा एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनेगी जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के तहत सभी तकनीकी और गैर तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और कानून को छोड़ करके ये इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ये चीज़ बस ध्यान रखना, चिकित्सा और कानून को छोड़कर। निरीक्षण प्रक्रिया, इंस्पेक्टर राज फिजिकल इंस्पेक्शन पर भारी जो निर्भरता रहती थी, अब उसके स्थान पर क्या होगा, संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर वित्तीय, शैक्षणिक और आधारभूत जानकारी देनी पड़ेगी। गलत जानकारी यदि आप देते हो तो फिर आप पर भारी जुर्माना लगेगा और वो जुर्माना 10 लाख से लेकर के कितना हो सकता है, 2 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। अब इसमें मेन फोकस क्या है, जमीनी इनपुट आधारित पहले था, है ना, जमीनी कितनी है, कमरे कितने हैं, किताबें कितनी हैं। अब आउटकम आधारित होगा, सीखने के परिणाम, शोध की गुणवत्ता और छात्रों को क्या मिला, इस पर जोर होगा। अनुदान या फंडिंग की बात करें तो यूजीसी विनियमन और अनुदान दोनों पर काम करता था। फंडिंग अलग होगी, यह आयोग फंडिंग नहीं करेगा, केंद्रीय संस्थानों को फंडिंग सीधे मंत्रालय से मिलेगी ताकि नियामक निष्पक्ष रहे। संबद्धता की बात करें, विश्वविद्यालय से कॉलेजों की संबद्धता एफिलिएशन प्रणाली हावी है अभी, और अब क्या मिलेगी, कॉलेजों को स्वायत्तता मिलेगी, वो ग्रेड के आधार पर स्वायत्तता दी जाएगी ताकि वे अंततः डिग्री देने वाले संस्थान बन सके। तो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, है ना, और भारतीय नॉलेज सिस्टम को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि जो है वोकेशनल एजुकेशन मानक परिषद ऐसे मानक बनाएगी जिससे सामान्य उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को आसानी से जोड़ा जा सके और वैश्विक स्तर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स प्रदान किए जाएंगे। विधेयक भारत को शिक्षा गंतव्य एजुकेशन डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए और विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए मानक तैयार करने का अधिकार देता है। व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी पीएसएसबी एनईपी 2020 की परिकल्पना के अनुसार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सीओए अब नियामक नहीं होगी बल्कि एक मानक सेटिंग बॉडी, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में काम करेगा और तीनों परिषदों में इसका क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व को लेकर भी इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि जब आप ये तीनों परिषदें देखेंगे तो इसमें जो है टीचर्स का जो पार्टिसिपेशन है, टीचर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। तीनों परिषदों में शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का वर्चस्व होगा ऐसा कहा गया है इसमें, है ना, बट उतना प्रतिनिधित्व नहीं है और इसी के कारण इसका विरोध हो रहा है। आप देखिए जैसे जो शीर्ष संस्थान होगा वो कहलाएगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। इसमें कुल सदस्य अध्यक्ष और अधिकतम 12 आपके सदस्य होंगे। 13 सदस्यीय एक निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा मानक क्षमता में। इसके जो पदेन सदस्य होंगे उसमें आप देखिए विनियमन परिषद, गुणवत्ता परिषद और मानक परिषद, ये 3 परिषदें तो आपकी इसके अंतर्गत बनेंगी। तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो इसके सदस्य होंगे और उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो भी इसके सदस्य में आएंगे। इसके अलावा 2 शिक्षाविद राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों से प्रोफेसर रैंक से कम के नहीं होंगे और 5 प्रख्यात विशेषज्ञ कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों से इसमें शामिल किए जाएंगे। एक सदस्य सचिव होगा जो सीईओ के रूप में काम करेगा। तो इन्हीं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के इसमें जो है इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि इसमें शिक्षाविदों की संख्या कितनी है, 2, और बाकी सारे विनियमन परिषद, गुणवत्ता परिषद और मानक परिषद के इसमें अध्यक्ष शामिल होंगे और एमिनेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। अब जो तीनों परिषदें बनी हैं उसमें प्रत्येक परिषद में अब आप देखिए 3 परिषद किसके से संबंधित हैं, विनियमन, गुणवत्ता और मानक निर्धारण से। तो इन तीनों परिषदों में जो सदस्य होंगे वो अधिकतम कितने होंगे, 14 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा उसमें। इनका ढांचा लगभग एक जैसा है और अध्यक्ष जो है कम से कम 10 वर्ष के अनुभव वाले प्रख्यात शिक्षाविद होंगे। ये शिक्षाविद 2 सामान्य प्रख्यात शिक्षाविद, एक जो है राज्य विश्वविद्यालय से और 3 जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम से होंगे। राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का एक नामित सदस्य रोटेशन के आधार पर, यह केवल विनियमन और मानक परिषद में है। तो कई राज्य तो इसलिए भी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जो नॉमिनेशन है वो रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। इसमें ऐसा पॉसिबल है कि जो 28 राज्य हैं उनका वो यदि एक बार इसके सदस्य बनते हैं तो अगली बार इसका सदस्य बनने के लिए रोटेशन के आधार पर उनको जो है 3-4 साल का वेट करना पड़ेगा या 5 साल का वेट करना पड़ेगा। तो इसके चलते जो है राज्यों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के भी इसका विरोध किया जा रहा है। पेशेवर निकाय, यह एक सदस्य, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रतिनिधि और सरकार का प्रतिनिधि, शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। इसमें विशेषज्ञ कौन होंगे, 2 प्रख्यात विशेषज्ञ होंगे और क्रॉस रिप्रेजेंटेशन होगा अन्य 2 परिषदों से एक नामित सदस्य ताकि तीनों परिषदों में इनका क्या रहे, तालमेल रहे। अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक खोज सह चयन समिति के द्वारा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। पद छोड़ने के बाद 2 साल तक वे अपने डोमेन से जुड़े किसी रोजगार में शामिल नहीं हो सकते हैं और इसकी सिफारिश किसके माध्यम से की जाएगी, तो भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से। अब मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो कौन कौन से एक्ट इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, है ना, इस पर आपका प्रश्न बन सकता है, तो इसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश में अभी विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 संचालित हो रहा है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम जो 2007 है ये भी प्रभाव में है और इस पर इन्हीं दोनों पर आपका सबसे ज़्यादा असर होगा। जो विधेयक है उसकी जो धारा 49 है वो स्पष्ट रूप से कहती है कि केंद्रीय एक्ट के नियम किसी भी अन्य कानून पर भारी पड़ेंगे और ये कहीं ना कहीं आपका जो है केंद्र राज्य संबंध में केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करता है और इसी के चलते
जो संतुलनकारी जो परिस्थितियां हैं वो इसमें निर्मित नहीं होंगी, ऐसा विरोधियों का कहना है। अब मध्य प्रदेश की यदि हम वर्तमान व्यवस्था की बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो एमपी एक्ट 1973 के तहत राज्यपाल जो है कुलाधिपति की अध्यक्षता में समन्वय समिति सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नियम और सिलेबस आपकी तय करती है। अब लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में कौन कौन काम करेगा? आपका बीबीएसए एक्ट के तहत बनी हुई कमेटी काम करेगी, है ना। तो शक्तियों में कमी आएगी इससे। जो राज्य की कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो एक्ट 1973 के तहत बनी है, तो अब एकेडमिक मानक, क्रेडिट फ्रेमवर्क और क्वालिफिकेशन मानक परिषद, स्टैंडर्ड काउंसिल दिल्ली से यह तय करेगी एमपी की समन्वय समिति को केंद्रीय मानकों का पालन करना पड़ेगा। धारा 49 में आप देखिए एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलपतियों की नियुक्ति एमपी एक्ट की धारा 49 और पीएससी नियमों के तहत होती है। अब जब नई योग्यता निर्धारित करी जाएगी और विधेयक की जो धारा 16(2)(j) है उसके तहत मानक परिषद ही स्टाफ की योग्यता तय करेगी। एमपी सरकार अपनी मर्जी से योग्यता में ढील नहीं दे सकेगी। मध्य प्रदेश में विक्रम जीवाजी या बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से सैकड़ों कॉलेज जुड़े। यूनिवर्सिटीज़ का मुख्य काम परीक्षा लेना है, तो एफिलिएशन सिस्टम भी प्रभावित होगा। अब ऑटोनॉमस कॉलेज बनेंगे अधिक से अधिक। विधेयक की धारा 11(2)(1) का उद्देश्य कॉलेजों को स्वायत्त बनाना है। भविष्य में एमपी की यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेजों की संबद्धता छोड़नी पड़ेगी और कॉलेज को डिग्री देने वाले संस्थान बनेंगे। एमपी जो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है यह भोपाल में स्थित है और निजी यूनिवर्सिटीज़ की निगरानी करता है। अब दोहरा नियंत्रण खत्म होगा, विनियमन परिषद ही कॉमन रेगुलेटरी बॉडी होगी और अब जो एमपी पीयूआरसी की जो भूमिका है वो केवल प्रशासनिक निगरानी तक सीमित रहेगी। दंड और मानक दिल्ली से तय होंगे। निरीक्षण एमपी में धारा 28 के तहत नए कॉलेजों को मान्यता देने के लिए निरीक्षण दल जाता है, इंस्पेक्शन टीम जाती है। लेकिन अब क्या होगा, ये भौतिक निरीक्षण बंद हो जाएगा। एमपी के कॉलेजों को अब डिजिटल सेल्फ क्लोजर करना होगा। गलत जानकारी देने पर केंद्र द्वारा दंडित किया जाएगा। तो सबसे पहले तो 2025 के विधेयक का प्रभाव इन 3 संस्थाओं पर पड़ेगा। ये तीनों संस्थाएं आपकी डिसॉल्व हो जाएंगी और इनके सभी कार्य और मानक तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नया अधिनियम अपने मानक नहीं बना देता। और इनकी संपत्ति नए आयोग को मिलेगी, लेकिन फंडिंग का अधिकार नए आयोग के पास नहीं होगा, ये मंत्रालय के पास आपका जाएगा। तो जो बीबीएसए है अब इसके पास में फंडिंग की पावर नहीं होगी, बल्कि जो शिक्षा मंत्रालय है वो फंडिंग का काम करेगा। इसको लेकर के भी विरोध किया जा रहा है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर COA ये बरकरार रहेगी। यह आर्किटेक्चर्स एक्ट 1972 के तहत काम करती रहेगी। नियम यह एक मानक सेटिंग बॉडी के रूप में काम करेगी और इसके प्रतिनिधि नए आयोग की तीनों परिषदों में सदस्य के रूप में बैठेंगे। इसकी फंडिंग और पेशेवर विनियमन पूर्ववत इसके अपने एक्ट के अनुसार चलेगी। जो मेडिकल लॉ और फार्मेसी आदि इससे संबंधित जो इंस्टीट्यूट हैं उनको अपने नियम बनाने की स्वायत्तता रहेगी, लेकिन इनमें जो समन्वय है वो नया जो बीबीएसए संस्थान है वो करेगा। और फंडिंग यदि की हम बात करें तो संबंधित मंत्रालय जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय या मौजूदा व्यवस्था के तहत जो भी चलता है वो जारी रहेगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी अब इसके दायरे में आएंगे। और केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय आप देखिए इसमें इन्हें मान्यता लेनी होगी और सेल्फ डिस्क्लोजर करना होगा। संबंधित कॉलेजों को स्वायत्तता देनी होगी। तो ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा। केंद्र राज्य संबंध से प्रभावित होंगे, बिल्कुल प्रभावित होंगे। और उच्च शिक्षा में अब केंद्रीकरण की ओर झुका हुआ मॉडल इसके माध्यम से लागू होगा। राज्यों की चिंता करने वाली जो बिंदु हैं वो कौन से हैं? सबसे पहली बात तो ओवर राइडिंग प्रभाव, धारा 49। एक तरफ तो ये बिल कहता है कि यूजीसी, एनसीटीई और आपका जो है एआईसीटीई इनमें इनके नियम आपस में ओवरलैप होते हैं, तो इसलिए हमने एक अम्ब्रेला सिस्टम डेवलप किया है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो एक्ट है बीबीएसए वो केंद्र राज्य संबंध को बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर नियम बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों को होता है। 1976 में आपका जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो अब इस पर जो है ओवर राइडिंग प्रभाव देखने को मिलेगा। और अभी जो इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून जिसमें कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम भी शामिल हो सकते हैं उस पर ये अधिभावी होंगे और राज्य और केंद्र के एक्ट में टकराव होगा, केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होगा। सीमित प्रतिनिधित्व की बात हम करें, विनियमन परिषद और मानक परिषद में राज्यों का केवल एक प्रतिनिधि होगा, वह भी रोटेशन के आधार पर होगा। अब मैंने आपको बताया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। रोटेशन के आधार पर यदि किसी एक राज्य को अपनी बात रखने का मौका जो है वो कई वर्षों में शायद एक बार मिलेगा। नीतिगत निर्देश, आयोग और परिषदें केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नीतिगत निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होंगी। यदि यह विवाद होता है कि कोई मुद्दा नीतिगत है या नहीं तो केंद्र सरकार का निर्णय इसमें अंतिम होगा। राज्य विश्वविद्यालयों पर भी नियंत्रण लगेगा। और राज्यों के पक्ष में यदि कुछ पॉइंट है तो वो आप देख लीजिए। सर्वोच्च निकाय में राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों के 2 प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को सदस्य बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे जो आपके राज्य के जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं वो बीबीएसए में रखे जा सकेंगे। परामर्श की भूमिका, आयोग का कार्य राज्य सरकारों को उन प्रश्नों पर सलाह देना भी है जो कि आयोग